So in today's class, we are starting geography. Geography a very important subject, right? Geography एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे थोड़ा सा घबराहट भी होता है स्टूडेंट्स को। सर मतलब ज्योग्राफी एक ऐसी है जो सर प्राण ही निकाल देती है एक तरह से, हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आता है इसको। ठीक है, एक तो सर ज्योग्राफी है और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राइट। ये थोड़े सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं ना, परेशान करने वाले सब्जेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्या, क्या पढ़ना क्या है इसके अंदर, किस तरह से इसको समझा जाए, राइट। ये अपन अंडरस्टैंड करेंगे, देन अपन डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, राइट। देखो भाई, आपको लग रहा होगा ये क्या कयामत आ गई है भैया, एकदम से कोर्स अपन ने ज्वाइन कर लिया है तो इसमें कितना पढ़ना पड़ रहा है, राइट। और बट देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इसके अंदर आपका जो क्लास हुआ, सुबह क्लास हुआ, राइट। तो अपन ने देखो मतलब सुबह का क्लास जो था अपन ने 11 बजे तक अपन ने एक तरह से, और 12 बजे तक अगर अपन देखें तो अपन ने इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ लिया। अपन ने एक तरह से अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कर लिया। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं वो तो समझ लिया, कल से अपन बिल्कुल रिजिडली इसको फॉलो कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कर लिया अपन ने, क्वेश्चन भी लिख लिया। बहुत दिनों बाद सर हमने पेन उठाया और पेन चलाया, राइट। अब रोज उठाना है और रोज चलाना है आपको, राइट। अब इसके बाद फिर आपका ये जो अब हो गया ना, अब ये वाला टाइम जो हो जाता है कि आज तो बहुत पढ़ लिए साहब, राइट। ये वाला टाइम इस वक्त मतलब 6 बजे के आसपास आप सोचने लगे क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा ऑप्शनल भी पढ़ लिया हमने, और हमने ये भी पढ़ लिया, आज तो बहुत हो गई पढ़ाई। तो बहुत नहीं हुई अभी पढ़ाई, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट यहाँ पे डाला, जिससे कि ये सब्जेक्ट भी आपका चलता रहे, राइट। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाएंगे, राइट। कब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, जो आपको इतना बड़ा सब्जेक्ट लगता है, कब ये खत्म हो जाएगा आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। अरे बिल्कुल मतलब खेल खेल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट खत्म हो गया, जो कि एक मेजर पोर्शन कवर करता है यूपीएससी सीसी एग्जामिनेशन का। इसके अंदर भी हम वही अप्रोच रखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अब इसमें कुछ लाइव क्वेश्चंस भी हम आपसे पूछने लग जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफी के अंदर बन जाते हैं इतने क्वेश्चंस, राइट। और एक क्वेश्चन आपको देंगे घर पे सॉल्व करने के लिए, राइट, जो आप रात में सोने से पहले सॉल्व करके आप मेरे को भेज दीजिए। तो ऐसा ही अप्रोच अपन कुछ ज्योग्राफी के अंदर भी अपनाएंगे। तो मतलब एक दिन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 20 के आसपास एमसीक्यूज, 20 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे एमसीक्यूज, अभी स्टार्ट होगा जब कोर्स, राइट, अच्छे से। तो आप देखेंगे 30-40 एमसीक्यूज आप दिन डेली के आप सॉल्व करेंगे, राइट। और प्लस डेली के आप करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स और मेंस के करंट अफेयर्स साथ अपन इस कोर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो कमिंग बैक टू द ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ पहले से डिफाइंड, ठीक है। जैसे कि भाई अर्थ गोल है तो पहले से डिफाइंड है, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, दैट इज डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। समझ में आ रहा है कि भाई एयर जो होता है, ठीक है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ यूनिवर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। ज्योग्राफी का मतलब यूनिवर्स को समझने की। प्लेट पहले से है, प्लेट भिड़ेंगी, और भूकंप पहले से आता है, तो भूकंप क्यों आता है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। भूकंप क्यों आता है उसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज हम लेकर आना है। मतलब ज्योग्राफिक सब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल लॉज को समझ रहे हैं, हम यूनिवर्स को समझ रहे हैं, ठीक है। कि अर्थ गोल है और टिल्टेड है तो उससे सीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे डेज नाइट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। इस संसार के अंदर ओशन है तो उसको ओशन के अंदर किस तरह से वाटर फ्लो करता है, वाटर तो फ्लो कर ही रहा है, तुम्हारे बनाने ना बनाने से कुछ नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर काउंट होगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पहले से है, बस इसके अंदर थ्योरीज हमको अंडरस्टैंड करनी है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अर्थ के अंदर पहले से, अर्थ के अंदर क्रस्ट मेटल कोर ये पहले से है, पर ये क्यों है, ऐसा क्यों है, कौन सा सॉलिड है कौन लिक्विड है, क्यों ऐसा है, इस साइंस को समझना, हमको यूनिवर्स को समझना, दैट इज नोन एज ज्योग्राफी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ज्योग्राफी को आप स्टैटिक सब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं, और ज्योग्राफी को समझने के लिए कुछ यूनिवर्स के रूल्स को अपन को समझना पड़ेगा कि भगवान ने संसार को बनाया, यूनिवर्स को। तो इस संसार को बनाया, तो इस संसार के अंदर कुछ भगवान ने क्या करा है, रूल बना कर दिया है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये रूल है। अर्थ जो है सन के रिवॉल्व कर रही है, ये रूल है। मून सन के अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, ये रूल है। ये पहले से रूल बनाकर दिए हैं संसार के अंदर।
और इस अर्थ पे रह के हमें इस अर्थ को ही समझना है, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे ज्योग्राफी को, आप बताओ। व्हाट डू वी से ज्योग्राफी इन हिंदी? भूगोल। भूगोल, है ना। भूगोल मतलब भू मतलब अर्थ, गोल है, और इस गोल अर्थ को हमको पढ़ना है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भूगोल वर्ड हमारे बहुत पहले से हमारे जो थे टेक्स्ट में था, इंडियन टेक्स्ट में था। पर जब लोग कह रहे थे कि अर्थ चपटी है, तब हम बोल रहे थे भूगोल है। खैर ये तो अलग बात है, पर हम भूगोल मतलब इस अर्थ को पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, इस अर्थ को इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इस अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर हम कहें ज्योग्राफी से मिलता जुलता सब्जेक्ट कौन सा है सर, कि जिसके अंदर ज्योग्राफी जैसा पढ़ते हैं हम, वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं बोलूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम यूनिवर्स को समझते हैं, वैसे हम यूनिवर्स के कुछ पोर्शन को समझ रहे हैं किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, और वो पोर्शन जो है दैट इज अर्थ। तो इट मेक इट वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, ज्योग्राफी और इंटरेस्टिंग? यस, बिकॉज यहां पर हमको कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और जहां पर भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बच्चों, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट इज वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स होता है बट बहुत इजी होता है। जहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पे दिमाग को मजा आने लग जाता है पढ़ने, लॉजिकल एनालिसिस करने लग जाता है, लॉजिक क्रिएट करने लग जाता है दिमाग। कॉम्प्लेक्स पर इजी, इसको समझे थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर होंगे बहुत सारे, कि एक चीज 10 चीजों से जुड़ी हुई होगी, बट अगर हम इसको टुकड़े कर करके, सिंपल सिंपल कर करके पढ़ें, पहले एक टुकड़े को पढ़ें, दूसरे टुकड़े को, तीसरे टुकड़े को, और फिर इसको मिलाएं, तब जाकर हमें ये सब्जेक्ट क्या करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक साथ अगर ये चीज पढ़ने लग जाओगे तो दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो रूल नंबर वन ऑफ ज्योग्राफी इज दैट कि ज्योग्राफी के अंदर देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स, C1 C2 C3 C4 C5, इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को अलग अलग हमको पढ़ना होगा। आज की क्लास में ही जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे ये जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले अपन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, राइट। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि साहब एक कॉन्सेप्ट जो है, जब तक 4 क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ना कुछ मैं छोड़ दूंगा। मैं आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, बट वो अगर सारे पढ़ा दिए तो दैट विल बिकम कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर तुम भागते घूमोगे। सब ज्योग्राफी हार्ड है, ज्योग्राफी हार्ड नहीं है। उसको पढ़ाने का तरीका अगर हम समझ गए तो ज्योग्राफी विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। बहुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखो, आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है, जैसे मैंने एनालिसिस करा कि ज्योग्राफी अगर, अब ये ज्योग्राफी यूपीएससी में क्यों पूछी जाती है साहब, क्या करेंगे हम ज्योग्राफी? अगर किसी स्टेट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और उस स्टेट के बारे में आप ज्योग्राफी उसकी नहीं जानते, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर दैट स्टेट। उस स्टेट में हिल्स हैं तो उसके अंदर किस तरह का क्लाइमेटिक पैटर्न होगा, मानसून कैसे आएगा, राइट। उसके अंदर सॉइल कैसी है, इस सॉइल ऐसी है तो उसका क्या करें, फिर ये सब अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर तुम उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट हैपन। समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अगर जगह को समझना है, अच्छे से समझना है कि ये जगह है क्या चीज, तो आपको दो चीजें, दो सब्जेक्ट के ऊपर उसका ज्ञान होना चाहिए, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है। ज्योग्राफी क्या देगी, ज्योग्राफी उस जगह के बारे में बताएगी, भाई यहाँ पर कैसा लैंडस्केप है, यहाँ पे किस तरह का इकोनॉमी जनरेट हो सकता है, किस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों है, और उसको किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं पर, ये ज्योग्राफी आपको बताई। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये स्पेस के बारे में बताती है ज्योग्राफी में, कि ये स्पेस कैसा है जिसको आपको गवर्न करना है। ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी और एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और उस स्टेट के पास गए गए आप, और उस स्टेट को समझ ही नहीं पाओगे आप कैसे। पॉलिटी के अंदर तो हम रूल्स बनाते हैं बच्चों, पॉलिटी के अंदर हम रूल्स बनाते हैं,
ज्योग्राफी के अंदर रूल्स पहले से बने हुए हैं। पॉलिटी के अंदर तो हम लॉ बनाएंगे भाई इस ये देखकर कि पहले से जो चीजें हैं उसके हिसाब से ही तो लॉ बनाएंगे। इस एरिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री देखकर हम क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। तो पॉलिटी डिपेंड्स अपॉन दिस सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हिस्ट्री इनके ऊपर डिपेंड करेगी। तब जाकर वहां पर कानून बना पाओगे आप, वहां पे गवर्नेंस तब आप प्रोवाइड कर पाओगे जब आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में पता हो। तो दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है? अगर आप कहीं किसी स्टेट के अंदर जाते हैं और अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको अच्छे से पता है ना, तो यू कैन डू अ बेटर गवर्नेंस। पॉलिटी से पहले आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और एक और चीज है दैट इज नोन एज सोसाइटी। अगर ये तीन चीजें आपको पता चल गई तो यू कैन गवर्न दैट स्टेट वेरी वेल। वहां के लोग कैसे हैं और लोग कैसे हैं वहां की हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे। और कमाल की बात बताएं, ऐसा एनालिसिस आपने कभी सुना नहीं होगा, राइट? पेपर वन जो है अपना जीएस पेपर वन, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। वाई? पेपर सेकंड के अंदर कौन सा है? पॉलिटी। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? मतलब पॉलिटी समझने से पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में जानना आपको पड़ेगा। देन ओनली यू आर एबल टू मेक द लॉज। आपने कभी सोचा इस तरह से? तो पेपर वन में पॉलिटी क्यों नहीं डाल दिया उन्होंने पेपर वन के अंदर पॉलिटी? अरे भाई ये तो उल्टा हो गया ना, और पेपर टू में डाल देते ज्योग्राफी। अरे ये तो उल्टा हो गया सर, पहले पॉलिटी बना दी, लॉज बना दिए, फिर उसकी ज्योग्राफी समझ रहे, लो भाई उल्टे कानून बन गए। हिस्ट्री समझ रहे हैं उसकी, फिर उसकी सोसाइटी समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री। देन यू कैन फॉर्म द laws, polity, then you can governance। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें आप बाद में करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन का क्या चार्ट डालोगे जब ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री आपको पता ही नहीं? खुद के नेशन के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, दूसरे के नेशन के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाकर अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। देखो किसी भी जगह की ज्योग्राफी अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी के जो रूल्स होते हैं ना, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी के अलावा जिसके रूल्स सब जगह सेम है। जैसे आप पाकिस्तान में चल जाओ तो पाकिस्तान के अंदर जाकर बैठकर भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ाओगे तो ऐसे बोलोगे अर्थ इज राउंड। अमेरिका में चले जाओगे तो भी बोलोगे अर्थ इज राउंड। बट पाकिस्तान की हिस्ट्री इज डिफरेंट देन अमेरिका, देन इंडिया। हिस्ट्री जब बात करोगे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो भी छोटी मोटी है वो डिफरेंट है, इंडिया की डिफरेंट है, अमेरिका की डिफरेंट है, पॉलिटी सबकी डिफरेंट है। पर ज्योग्राफी के रूल्स यहाँ पर भी, जो एयर का मूवमेंट है वो वैसे ही मूवमेंट है जैसे कि एयर का मूवमेंट किसके अंदर होगा, इंडिया के अंदर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे भी करंट, ओशनिक करंट वैसे ही फ्लो करते हैं, उसी रूल से फ्लो करते होंगे जैसे कि यहाँ पे करते होंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी हवाएं वैसे ही चलती, यहाँ पे भी अर्थक्वेक, इसलिए ऐसे नहीं पाकिस्तान में अर्थक्वेक किसी और रीजन के कारण आता है जो कि इंडिया के अंदर अर्थक्वेक किसी और रीजन के कारण आता है, ऐसा नहीं। अर्थक्वेक के कुछ रीजन से, उनमें से किसी एक रीजन में से आएगा। तो यू कैन चेंज मतलब हिस्ट्री कैन बी चेंज। अगर हिस्ट्री तो भाई पर्सनैलिटीज पे डिपेंड करती है। अगर मान लो गांधी जी थोड़े एग्रेसिव होते तो अपनी हिस्ट्री बदल जाती, मोहम्मद अली जिन्ना थोड़े सॉफ्ट होते तो हिस्ट्री बदल जाती, राइट? हिस्ट्री जो है दैट कैन बी चेंज। भाई हिस्ट्री हर एक स्पेस और टाइम के अंदर, स्पेस एंड टाइम के अंदर डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर। बट ज्योग्राफी स्टैटिक, कितना प्यारा सब्जेक्ट है स्टैटिक सब्जेक्ट, सोच कर देखो। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बढ़े हुए हैं। कई चीजें तो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपको क्या है, एक बार ये चीज समझ में आ गया तो चार चीजें और जुड़ के आ गई, C1 C2 C3 C4 फ्री में आ गए। अगर आपको मान लो C5 समझ में आ गया तो इतना प्यारा को सब्जेक्ट है ये। तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में जाने तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये समझ रहे हैं, पहले तो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है।
दूसरा हमने बताया ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक तरह से इंटरमिंगल्ड है। जैसे मैं बोल दूं राम इज ए गुड बॉय एंड ही प्ले क्रिकेट आल्सो, एंड ही प्ले क्रिकेट, तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गया। दो चीजें इसमें एक साथ रख दी, तो इसमें भी C1 C2 C3 C4 एक साथ हो गया। बट अगर हम उसको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे दैट इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स है पर इजी, इजी सब्जेक्ट। दिक्कत क्या होती है, एक साथ सब कुछ एक साथ पढ़ाने लगते हैं जब जाके दिक्कत हो जाती है। स्टैटिक सब्जेक्ट है, मोदी जी कहीं घूम रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है। और इट इज रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट आल्सो, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल एनवायरमेंट से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, रूल समझने पड़ेंगे। यूनिवर्स के रूल्स ही तो समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इतना ही इंट्रोडक्शन अपन देते हैं क्योंकि अपने पास ज्यादा अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना, बस अपन को एक नेचर इसको अंदर समझना है ज्योग्राफी के अंदर, और इस नेचर को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको एक सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करनी है। और आपने सुबह ही क्लास में पढ़ा था जब दोस्ती करनी होती है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके बारे में पहले उसका नेचर तो समझे, तभी एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करने का अलग तरीका है भाई, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी को जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे मैं हिस्ट्री को नहीं पढ़ा सकता आपको, उसमें मेरे को अपना मोड चेंज करना पड़ेगा पूरा, एक अलग ही टीचर बनना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए एक अलग टीचर बनना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी, अगर आपने साइंस टेक पढ़ी है तो कितनी इजी साइंस टेक थी, अपन ने पढ़ाई थी आपको, जिससे आप डरते थे वो कितना, और उसमें से सब कुछ क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के अंदर। समझ में आ रहा है, साइंस एंड टेक में तो सारे क्वेश्चन बन गए थे आपके। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्योग्राफी इतने तरह की होती है, ये सब चीजें होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। अभी हम सिंपल सिंपल एक एक पार्ट इसके अंदर पढ़ लेते हैं, जैसे कि अपना कंप्लीट, जैसे जैसे कोर्स चलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर आता रहेगा, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि इसके भी बहुत ब्रांचेज हैं, ठीक है, बट फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब ये समझो कि आप, जैसे ये अर्थ है, आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, राइट, ऊपर खड़े हो, तो ऊपर जो कुछ भी दिख रहा है ना, जो भी कुछ दिख रहा है आपको, अर्थ के ऊपर खड़े होकर क्या क्या देख सकते हो अपन, आप चैट सेक्शन में कोई लिखेंगे, आप मान लीजिए अर्थ के ऊपर खड़े हैं, अर्थ की सरफेस पे, चैट सेक्शन में लिखकर बताओ क्या क्या चीजें देख पाओगे आप। बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं, पर चैट सेक्शन में लिखो, लिख दो, सभी बच्चे एक बार लिखो, अर्थ के ऊपर खड़े होकर क्या क्या चीजें दिखती हैं। स्काई दिखता है, एनवायरनमेंट दिखता है, ठीक है, एनवायरनमेंट दिख रहा है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर हमको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। सॉइल दिखती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी गुड, सॉइल दिखती है तो सॉइल हमें पढ़ना पड़ेगा। वाटर दिखता है सर, वाटर, पानी, यस, ओशनोग्राफी हमें वो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी ओनली। सॉइल पढ़ना पड़ेगा, सॉइल के अंदर ये जो हो गया दैट इज ऑल्सो फिजिकल ज्योग्राफी। मून सन स्टार ये यूनिवर्स में पहुंच गया, है ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, है ना, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू लैंड फॉर्म्स, यस, माउंटेन्स, यस सर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, है ना, या फिर अपन ऐसे कहें रिवर, लेक, ये सब चीजें। सॉइल, क्लाइमेट, क्लाइमेट पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ देंगे, राइट। रॉक, रॉक दिखती है सर हमको, पहाड़, चट्टान, आसपास जो है एयर, गैसेस, ये दिखती है हमको, वाटर दिखता है। तो यही सब हमको पढ़ना है, और इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर हमको बात करनी पड़ती है, दिस इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जमीन पे खड़े होकर देखें वो सारी चीजें जो दिख रही हैं क्यों है, ये पहाड़ यहाँ पर कैसे आ गया, ये पहाड़, समझ में आ रहा है, ये रिवर ऐसे ही क्यों बह रही है, ये ओशन इस तरह से क्यों बह रहा है, इस ओशन में इतना सारा करंट इस तरह से क्यों बह रहा है, उष्णोग्राफी अपन पढ़ लेंगे। सॉइल, ये सॉइल ऐसी क्यों है,
इस सॉइल की पेरेंट रॉक ऐसी क्यों थी? समझ में आ रहा है? बसाल्टिक क्या होता है, ग्रेनाइटिक रॉक क्या होता है, बसाल्टिक रॉक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, इग्निश रॉक क्या होता है, ये समझें जब हम। मेटामॉर्फिक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, ये सब चीजें। ये नेचुरल फिनोमिनास क्यों है, ये अर्थक्वेक क्यों है, ये टाइड्स क्यों आती हैं, वॉल्केनो क्यों आता है, ये सब चीजें समझे हम। मतलब अर्थ पे खड़े होके अर्थ के आसपास की चीजों को समझना, दैट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। ऑल दिस थिंग कम अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। और मेजरली अगर आप किसी अर्थ पे खड़े होंगे, राइट, तो आपको एक तो ज्यादातर जो नॉर्मल चीजें दिखेंगी, एक तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर दिखेगा, आसपास की क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, गैसेज आसपास की, ठीक है, ये सब दिखेगा, फील होगा मतलब। एक आपको चट्टाने वट्टाने दिखेंगी, एक पानी दिखेगा, मेजरली तो ये तीन चीजें दिखेंगी। और आपको पता है ये तीन चीजें जहां पर मिल जाती है ना, ये तीन चीजें जहां मिल जाती है वहीं जीवन है। ये देखो, ये और इम्पोर्टेंट है, वहीं जीवन है। और जीवन कहाँ है? जहां हम खड़े हैं, क्योंकि हम जिंदा है। सिंपल सी बात है ना। तो अगर आपको सिर्फ माउंटेन दिख रहे हैं ना, सिर्फ माउंटेन दिख रहे हैं, आपको एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा है ना, आपको पानी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है और आप आत्मा के रूप में घूम रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो लाइफ। सिर्फ माउंटेन में कैसे लाइफ होगी? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर आप खड़े हैं, जीवित आदमी अगर खड़ा है, तो उसको बेसिकली क्या होगा, तीन चीजें दिखेगी। एक तो रॉक, इसको अपन लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जब हम इस रॉक को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर, अर्थ में जाना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि रॉक कहां से आया। भाई तू कहां से आया? बोले मैं तो अंदर से आया हूं। जाके देख ले, तो हमको जाना पड़ेगा वहां पर। जब हम आसपास देखेंगे तो हमको ये एयर दिखेगी, फील होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, एटमॉस्फेयर, है ना। इसको लिथोस्फेयर बोल रहे हैं, रॉक, एटमॉस्फेयर। और जब हम वाटर को देखेंगे, वाटर, ठीक है, तो वाटर मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। जब हम हाइड्रोस्फीयर को समझेंगे तो इसको हम बोल देंगे क्या, किसी भी जगह का हाइड्रोस्फीयर को, ओशिनोग्राफी। जब हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे तो उसको बोल देंगे क्या, क्लाइमेटोलॉजी। जब हम इसको समझेंगे रॉक को, तो इसके अंदर अर्थ में जाना पड़ेगा, तो जियो, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर मैं तुमसे कहूं कि जीवन कहाँ है, जीवन मतलब क्या होता है, जहां पर जीवन होता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहाँ है? जब इन तीनों का संगम हो जाए, रॉक का, एयर का और वाटर का, तो वहां पर जीवन है। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से आपने ये डायग्राम देखा ही होगा कभी। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तो जीवन, बायोस्फीयर। अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर इज नॉट देयर, हाइड्रोस्फीयर इज नॉट देयर, तो जीवन नहीं, है ना। अगर तुमको हनुमान जी की तरह ऐसे, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए और तुम हवा में ऐसे लटक जाओ, हवा में, सिर्फ एटमॉस्फेयर मिल रहा है आपको, बहुत ऊंचाई पे, तो जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो सिर्फ एटमॉस्फेयर से तो काम नहीं चलेगा साहब, जीवन, जीवन के लिए हमें रॉक, मिनरल, सॉइल भी चाहिए होगी, क्योंकि इससे ही एग्रीकल्चर आएगा, इससे ही फोटोसिंथेसिस हो गए, प्लांट जो होगा बिना सॉइल को तो नहीं बना देगा, ठीक है। और पानी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा लाइफ? तो सिर्फ और सिर्फ अगर लिथोस्फियर है, सिर्फ और सिर्फ चट्टाने हैं, चट्टानों को छोड़ दूं तुमको, तो वहां पे भी जीवन तो नहीं मिल सकता आपको। सिर्फ और सिर्फ पानी में छोड़ दूं, पानी में छोड़ दें आपको, तो भी जीवन तो नहीं हो सकता वहां पर। तो जीवन के लिए क्या चाहिए? एक जीवित इंसान के लिए एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एज वेल एज हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों चीजें चाहिए। हमको यही चीजें पढ़नी होती है, और इन्हीं चीजों के बेसिस पे जब हम एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, कि भाई कैसे होता है एटमॉस्फेयर, क्या 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 चीज होता है, क्लाइमेटोलॉजी इसको बोल देता है। सिंपल है ना।
लिथोस्फीयर को करेंगे तो भाई ये लिथोस चट्टान को समझने के लिए जमीन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्मा से, लावा से ही निकलकर चट्टान बनी है। तो वो सब चीज समझने के लिए होते हैं, तब हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ की क्या मॉर्फोलॉजी है ये समझनी पड़ेगी। जब हमको हाइड्रोस्फीयर, पानी के बारे में समझेंगे, तो पानी कैसे बहता है, क्या होता है, तो उसको ओशनोलॉजी बोलते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट हमको समझ में, और ये तीन कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेटली एक महीने के अंदर मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको टैकल कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें, क्या हम पढ़ने वाले हैं अपन अंडरस्टैंड करें। अगर हम, जैसे हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेंगे वो लिथोस्फीयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज अर्थ के अंदर हमको घुसना पड़ेगा भाई, हमारी प्यारी अर्थ, धरती माता के अंदर घुसना पड़ेगा, राइट। बट एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप समझें कि इस संसार के अंदर जो भी जीवन चल रहा है वो क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉप्स के कारण चल रहा है, पेड़ के कारण। पेड़ क्या करता है, इस संसार के सन की एनर्जी को लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है और खाना बनाता है, जिससे हर कोई, से बड़ा शेर से लेकर छोटे से छोटा चूहा, इसके ऊपर इस एनर्जी को जो यूज कर रहा है वो इनके थ्रू यूज कर रहा है। हिरन जो है वो पेड़ को खाता है, पेड़ को खाने वाला, जो हिरन को खाने वाला होता है वो कौन होता है, शेर होता है। तो शेर, अगर पेड़ नहीं होगा तो शेर भी नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा इस संसार के अंदर, एग्रीकल्चर बंद ही कर दें, मार देंगे सारे किसानों को, कोई नहीं करेगा एग्रीकल्चर कल से, तो धरती का नाश, नष्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये अलग से अपना टॉपिक है, जिसके अंदर अपन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, मेंस का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर फार्मर्स के बारे में पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। पर एग्रीकल्चर को समझने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी। अगेन, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी सोचा ज्योग्राफी को इस डायमेंशन में? कभी आपने सोचा ये बात कि एग्रीकल्चर जब आप करते हो तो एग्रीकल्चर किससे करोगे, कहां पर करोगे, सॉइल पे करोगे, करेक्ट है ना बच्चों, सॉइल पे करोगे ना एग्रीकल्चर। और सॉइल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल कैसी है इसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और सॉइल कैसी है जानने के लिए हमको रॉक में जाना पड़ेगा, रॉक कैसी थी, इसकी पेरेंट रॉक कैसी, जिससे ही सॉइल बनी है। इसके पिताजी के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई तू कैसी है, मेरे पिताजी से पूछ ले, तो रॉक के पास जाना पड़ेगा ना। और रॉक से पूछेंगे भाई तू कैसा है, क्या है तेरे अंदर, क्या, कहां से आया तू, किस तरह से है? बोले मैं तो धरती के अंदर से आया हूं, लावा, एक वॉल्केनो फटा था, उसके अंदर से मैं निकल कर आया हूं। तो हमको अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा ना समझने के लिए, अर्थ इंटीरियर जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर को समझने के लिए, अर्थ के अंदर घुसना पड़ेगा। तो वेट किसको करना है, चलते हैं अर्थ के अंदर, चलते हैं अर्थ के अंदर, चलते हैं। अर्थ इस तरह की होती है, ये है अर्थ, जिसके अंदर 6400 किलोमीटर रेडियस है इसकी। और हमने क्या करा, हमने कहा कि चलो भाई अर्थ को समझते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है, राइट। जब हम लिथोस्फीयर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रॉक्स वॉक्स समझ रहे हैं, तो रॉक बोल रही है हमसे कि तू तो, मैं तो अर्थ के अंदर से आई हूं, जाकर देख ले क्या हूं मैं। तो हमें अर्थ के अंदर चलना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। अब अर्थ के अंदर जाने के लिए एक दिक्कत आ गई, हम लगे छेद करने अर्थ में, रियल में बोल रहे हैं, हम लगे छेद करने। हमने कहा चलो छेद करना स्टार्ट करते हैं। और ये छेद हमने स्टार्ट करा रशिया के अंदर। रशिया, रशिया के अंदर एक हमने होल करा, इसको बोलते हैं सुपरदीप बोर होल। कल को क्वेश्चन ऐसा आ गया, सुपरदीप बोर होल, बताओ ये क्या है। अर्थ को जानने की कोशिश करी थी, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब यूएसएसआर हुआ करता था रशिया। तो हमने अर्थ के अंदर छेद करा, छेद करते हैं, छेद करते हैं, छेद करते हैं, 13 किलोमीटर तक छेद करा था, इतने में उसके आगे हम नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर हीट इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा अनह्यूमन कंडीशंस आ गया कि हम इसके आगे नहीं कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ जाएगा, टेम्परेचर बिल्कुल आप देखेंगे 200-300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आ जाएगा। और फिर ड्रिलिंग हो नहीं पाएगी, कोई ऐसा ड्रिल कर नहीं पाएंगे अपन, है ना। और उसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई हम ये
चीज जो थी वो छोड़ देंगे। मतलब इंसान आज तक जो गया है ना वो 13 किलोमीटर अंदर तक गया है बस। ठीक है। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371। डीपेस्ट ह्यूमन मेड बोर होल is approximately 13 kilometer, which is less than the 0.2% of the earth radius. तो ये जो है, ये देखो 1970 के अंदर अर्थ के अंदर होल करने की सोची हमने कि अर्थ के अंदर आज जाकर देखेंगे भाई इसके अंदर क्या है। 13 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाए। इसका ये था कि कम से कम मेंटल तक तो पहुंच जाए हम। कोर, फिर मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे। आप देखो, और ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया 1992 के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर अर्थ के बारे में जाने कैसे सर? हमको रॉक के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि सर हमको लिथोस्फीयर समझना है। पर रॉक से पूछते हैं कि भाई तू कहां से है? उसने बोला कि अर्थ के अंदर से आओ, जाके देख ले। हम जाने की हमने कोशिश करनी, हमने होल करने की कोशिश करी, पर होल करने के अंदर फिर हमको 13 किलोमीटर से ज्यादा, 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाए भाई। ये है। फिर भी मेरे को पूरी अर्थ के बारे में पता है, अंदर तक क्या है। ये 6400 किलोमीटर है ना, तो यहां से लेकर यहां तक अर्थ के अंदर क्या है मुझे सब पता है। क्यों? मैंने एक बार क्या करा, एक बार मैं योगा मेडिटेशन करा स्टार्ट, और योगा मेडिटेशन करा ना तो मेरे को सुपर सेंसर्स मिल गए, और मुझे पता चल गया कि अर्थ के अंदर क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, और ये कैसे कैसे सब कुछ पता चल गया। दिव्य दृष्टि। ऐसा तो नहीं हुआ है, राइट? तो कैसा हुआ है ये जानने के लिए अपन को आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएंगे। बट हमें अभी ये समझना है कि हम इसको जानते हैं, कि हम बिना अर्थ के अंदर घुसे ये जान पा गए कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है और कोर क्या होता है। कैसे जान पा गए ये आप एक दो क्लासेस के अंदर समझ पाएंगे, जब हम आपको अर्थक्वेक, वोल्केनोज बताएंगे, सीस्मिक वेव्स बताएंगे, तब जाकर आप इसके अंदर समझ पाएंगे। राइट? तो हमको जो अभी तक कुछ पता नहीं है, बट हमको ये पता है कि ऊपर की सबसे बड़ी लेयर जो होती है उसको नोन है क्रस्ट। कैसे आया ये अभी हमको नहीं पता है, पर हमें पता है मेंटल ये कैसा होता है, आउटर कोर कैसा होता है, इनर कोर कैसा होता है। तो अर्थ जो सबसे ऊपर का लेयर जो होता है ना, ऊपर का सबसे अपर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज क्रस्ट। तो हम पहले क्रस्ट को इसके अंदर समझते हैं। जो अर्थ है जैसे गोल गोल डब्बा है अर्थ का, राइट? ऊपर जो है, ऊपर जहां पर आप खड़े हो ना, तो आप क्रस्ट पे खड़े हो। समझ में आ रहा है? ये जो है दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज क्रस्ट। फिर और अगर नीचे जाओगे तो फिर हमको मेंटल मिलेगा, फिर कोर मिलेगा। आज हम क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होता है ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट? थोड़ा सा क्लास लंबा भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। दिक्कत आया कि सर बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो रहा, ठीक है तो आप बना कर देना। बट मुझे लगता है कि अपन फर्स्ट डे से ही अगर अपने माइंड सेट को एक प्रिपेयर करके चलेंगे कि हाँ भाई हमको पढ़ना है और अच्छे से हमको समझना है सब चीजें, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट तक हम इसी तरह से अच्छा अच्छा कर सकते हैं, राइट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? डॉली आपका माइक ऑन ऑन हो गया, इसको ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? भाई मैं बता रहा हूँ आपको डाउट आएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक डाउट ही नहीं आएगा। आपको पूरी ज्योग्राफी में आपको पढ़ा दूँ, और ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। मैं ये काम 10 साल से करता आ रहा हूँ। ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करा था मैंने 10 साल पहले। ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा दो एक बार। ठीक है, विजन आइस के अंदर मेरा मतलब, विजन आइस में मैंने बोला था एक बार बच्चों से कि यार मैं कुछ भी करूंगा ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, और जिस दिन पढ़ाऊंगा सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो फिर जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई तो बच्चों के कमेंट आए कि सर आपने कहा था एक दिन, और यू हैव टॉट अस द बेस्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिलीव मी। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। क्रस्ट मतलब सबसे सॉलिड पार्ट जो है अर्थ का, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज क्रस्ट। और इसमें यहाँ पर ही मेजर जोग्राफिकल फिनोमेना आना क्रस्ट पे दिखते हैं अपन को। रिवर बह रही क्रस्ट पे बह रही है, ऐसा नहीं कि मेंटल पे बह रही है, कोर के अंदर बह रही है रिवर। साफ ऐसा तो नहीं होगा। पेड़ दिख रहे हैं, इस पे दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है, यही दिख रहा है, क्रस्ट के ऊपर खड़े होकर हमको सब कुछ दिख गया। पर क्रस्ट जो है ना, हमने डिवाइड, अच्छा ये भगवान ने बनाकर नहीं भेजा कि भाई इतना जो डेप्थ होगा उसको आप क्रस्ट बोलोगे। ऐसा कुछ हुआ कि इसके अंदर यहां तक का
अगर आप देखेंगे तो सेम सा था सब कुछ, फिर एकदम से चीजें चेंज हुई। तो हमने जैसे ही चेंज हुआ ना, तो उसको दूसरा नाम दे दिया, मेंटल दे दिया। मेंटल के बाद फिर कुछ चेंज हुआ, है ना, कुछ चेंज आया इसके अंदर स्ट्रक्चर में, मटेरियल के अंदर, तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने को आउटर कोर दे दिया। आउटर कोर के बाद उसके अंदर और चेंज आया, तो हमने इसको इनर कोर दे दिया। अब क्या चेंज आया, कैसे आया, ये सब कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, क्रस्ट इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट फॉर्म द अर्थ सरफेस ऑन विच वी लिव एंड वेयर ऑल मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस आर फाउंड, ठीक है। अगर हम क्रस्ट को देखें तो इट इज 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड लेस देन 0.5% ऑफ इट्स मास। इतना सा है, मतलब आप देखिए मेजर पोर्शन जो अर्थ का अगर कवर कर रखा है ना, तो ये भाई मेंटल जो होगा उसने कर रखा है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ये तो भाई जीरो से, अगर आप देखेंगे जीरो से ज्यादा 50 किलोमीटर तक, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 35 किलोमीटर ही है। ऑन एन एवरेज अगर इसका देखें तो इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। अब क्रस्ट जो होता है ना, एक तो होता है ओशन क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, व्हाट इज ओशनिक क्रस्ट, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये देखो, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो, या फिर इस तरह से देखो, ऐसे मैं बनाता हूं कुछ आपको। ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है, पानी, राइट। और ये क्या है, ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है। यहां पर आप खड़े, यहाँ पेड़ भी लगा हुआ, ठीक है। तो अब ये जो है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस चीज को, क्योंकि कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट पे आप खड़े हो, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और यहां पर भी, यहां पर क्या हुआ, यहां पर इतना जो है वो पानी आ गया, तो ये जो बची है लैंड, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट। इसको ओशियनिक क्रस्ट अपन, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर जैसे अपन देखते हैं, जैसे इसके इस वाले एग्जांपल इसमें देखिए, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन। अब ये जो है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, जब तक मेंटल स्टार्ट नहीं हो रहा। और यहां पर ये जो है, ये जो है दैट इज नोन एज व्हाट, ओशियनिक क्रस्ट, जब तक मेंटल स्टार्ट नहीं हो रहा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर मैं पूछूं कि ओशियनिक क्रस्ट मोटी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो क्या जवाब देंगे आप सभी, चैट सेक्शन में लिखें। थिकनेस किसकी ज्यादा है, समझ गए आप। क्योंकि मेंटल तो देखो यहां से स्टार्ट होना है, मेंटल ने बोला कि भाई मैं तो यहां से स्टार्ट होऊंगा, मेंटल ने ऐसे बोला। अब यहां से क्यों स्टार्ट होता है, मैं आपको बताता हूं। अब ये चीज है, यहां पर तो पानी भर गया, और यहां पर एक तरह से कॉन्टिनेंटल है। तो आप देखिए, ये ही थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस जो कॉन्टिनेंट के ऊपर जब आप खड़े हो, तो इसकी थिकनेस जो होगी दैट विल बी मोर ऑब्वियसली, बिकॉज मेंटल तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पर यहां पर भी थिकनेस ज्यादा हो सकती थी, पर बीच में पानी आ गया ना, ओशन आ गया ना बीच में, तो ओशियनिक क्रस्ट जो होगी दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट थिक एज मच एज द व्हाट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये आपको इसके अंदर समझना होगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से थिनर होती है, ये थिनर है, और ये क्या है, थिकर है, राइट। एक पॉइंट अपन को ये याद है। तो यहां पर देखो, ओशियनिक क्रस्ट ये है, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 से 70 किलोमीटर तक है ऑन एन एवरेज, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग हो, ये 7 से 10 किलोमीटर तक। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं वो चीज, ओशियनिक क्रस्ट के नीचे जो रॉक मिलती है ना, दैट इज बसाल्टिक रॉक, बसाल्ट। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रॉक होती है ना, ठीक है, वो जो होती है दैट इज व्हाट, दैट इज द ग्रेन। समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हम बाद में जान पाएंगे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे। पर अभी हम ये समझ सकते हैं भले ही कि ग्रेनाइट
और बसाल्ट। ठीक है, ये भी अपन बाद में समझेंगे, है ना। ग्रेनाइट और बसाल्ट में क्या डिफरेंस है ये भी बाद में समझेंगे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर वो हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट के साथ बीच में सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बना दे। समझ रहे हैं ना? तो जो जो चीज मैं अभी बता सकता हूँ आपको, मैं सिर्फ वही आपके सामने ओपन करूंगा और उस पर ही क्वेश्चन पूछूंगा। और जैसे जैसे दूसरी चीजें आती हैं तो इससे ज्योग्राफी बड़ी सिंपल बन जाएगी। अब अगर हम देखें, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल एरिया। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये अभी अपन को इतना अपन को अंडरस्टैंड, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। अब ये डायग्राम देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें आपके सामने, ये देखो। अब यहां पर देखो, ये जो चीज है ना, दिस इज व्हाट, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लिखते जाओ नीचे, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज ओशियनिक क्रस्ट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट, है ना। दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिख रहा है आपको? ये बोल रहा है कि यार मैं भी मोटी हो सकती थी। ओशियनिक क्रस्ट कह रहा है कि मैं भी मोटी हो, मैं तो पतली रह गई, मैं मोटी हो सकती थी, बट मैं मोटी क्यों नहीं हुई? बिकॉज ये पानी आ गया यार बीच में। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये वाटर यहां पर आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है अपन ने क्या पढ़ा है, ये अपन ने एक तरह से क्रस्ट के बारे में इसके अंदर समझा, राइट। अब ये जो है ना ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये अलग अलग मटेरियल की बनी थी। ऐसा क्यों सर, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। अगर हम कहें कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है दैट इज ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट का कंपोजिशन अलग होता है एज कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो होता है इसका कंपोजिशन अलग होगा। ये होता है, इसको अगर हम कहेंगे तो इसको बसाल्ट। समझ में आ रहा है? जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ही, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से पहले, तब मैं तुमको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा। बसाल्ट रॉक, जब हम रॉक के अंदर, और ग्रेनाइट रॉक में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बेसिस पे हम तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर कराएंगे। अभी के लिए समझो कि इनके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कंपोजिशन होता है दैट इज आल्सो डिफरेंट, और ओशियनिक क्रस्ट का कंपोजिशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से दे रखा है, कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, शियाल जिसको अपन बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। वेल द ओशनिक क्रस्ट शियाल, सिलिका और मैग्नीशियम जिसको अपन सीमा बोलते हैं। पर ये थ्योरी बड़ी पुरानी है, सिर्फ इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसमें सिलिका और मैग्नीशियम नहीं होता। नई थ्योरी कुछ इस तरह से है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज ऑफ द लाइटर, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। लाइटर है, हल्की है। जहां पर एल्यूमिनियम आ जाता है वहां पर हल्कापन आ जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का होता है ना, लाइट होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए एरोप्लेन की बॉडी जो होती है वो एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है, आयरन से बनेगी तो भाई वो उड़ेगा कैसे, इतना भारी वजन हो जाएगा उसका। एल्यूमिनियम बहुत ही हल्का होता है। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, आपको एक तो याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है ज्यादा, पर उसके साथ साथ सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सिलिका भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है, और इसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं। जबकि ओशियनिक क्रस्ट के अंदर होता है मैग्नीशियम, आयरन। अब इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दे आर मोर डेंस, दे आर मोर डेंसर, ये बहुत ज्यादा डेंस, राइट। तो ये बहुत ज्यादा डेंस होता है, और इसी कारण से आपको आगे चलकर हम बताएंगे, जब दो प्लेट भिड़ती हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, तो ये डेंस ज्यादा है ना, ये अंदर घुस जाती है। इसीलिए नए नए ओशनिक प्लेट आती रहती। खैर, ये आगे के कॉन्सेप्ट, अगेन C2 C3 C4 की बात कर ली अपन, राइट। तो अभी तो यही समझो बस, ओशनिक क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए सिलिका जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिलिका जो होता है किसी भी रॉक के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। ठीक है, अगर सिलिका ज्यादा होता है तो रॉक की करेक्टरिस्टिक कुछ और होगी, सिलिका कम होता है तो रॉक की करेक्टरिस्टिक और कुछ कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि ग्रेनाइट के अंदर
ग्रेनाइट अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं फेल्सिक, फेल्सिक। ठीक है, अभी थोड़ा सा बहुत ये है बस, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखें इसको बसाल्ट को, तो इसको बोलते हैं माफिक। अब ये क्या है ये समझो एक साथ, कि ग्रेनाइट जो है ना बच्चों, इसके अंदर सिलिका जो होता है वो बहुत सारा होता है, सिलिका इज मोर। सिलिका SiO2, और SiO2 है ना ऐसे प्रेजेंट होता है, SiO SiO SiO, ऐसे बांध के रखता है सब चीजों को, ऐसे दूर दूर नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ग्रेनाइट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिलिका इज मोर, जबकि बसाल्ट के अंदर सिलिका इज लेस, सिलिका SiO2 लेस। तो एक SiO ऐसे होगा, दूसरा कहीं दूर पड़ा होगा क्योंकि बहुत कम है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो बसाल्ट के अंदर सिलिका बड़ा, आप देखेंगे सिलिका बड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द ग्रेनाइट, है ना। तो सिलिका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम समझे अभी तक? हम ये समझाएं कि देखो साहब, आपने सर ये बताया कि क्रस्ट जो होता है उसके अंदर दो तरह की क्रस्ट होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, और एक क्या होता है, एक सर ओशनिक क्रस्ट होती है, राइट। ये पानी है यहाँ पर, तो एक ओशनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ये अपन ने इसके अंदर समझा है। सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आपने बताया कि इसके अंदर जो मिलती है ये क्रस्ट जो होती है वो ग्रेनाइट कहलाती है, और ये जो कहलाती है बसाल्ट कहलाती है, बसाल्ट, ओशनिक क्रस्ट बसाल्ट कहलाती है। और सर आपने एक चीज और बता दी इसके अंदर, कि ग्रेनाइट जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिलिका कंटेंट इज ज्यादा, सिलिका ज्यादा होता है। सिलिका ज्यादा होता है तो वो बांध के रख रहा है, मतलब है ना, एक तरह से उसको सबको साथ में रख रहा है, बांध के रख रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा, मैं इसके अंदर C2 C3 वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बांध के रखने से क्या हो रहा है कि इसकी विस्कोसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, विस्कोसिटी इज वेरी है। विस्कोसिटी मतलब जैसे शहद की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, शहद को, एक तो शहद को फैलाओ आप और एक पानी को फैलाओ तो पानी तो फ्लो कर जाएगा, फ्लोएबिलिटी जो होती है ना। तो जब ये नीचे जब हमको मैग्मा के फॉर्म के अंदर मिलेगा ना, तो इसकी विस्कोसिटी इज वेरी वेरी हाई, और इसकी विस्कोसिटी, बसाल्ट की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, फ्लोएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बसाल्ट के अंदर फ्लोएबिलिटी ज्यादा होती है और वो ऊपर तक आ जाता है। ये चीजें अभी आप समझ जाएंगे, बस आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, एक दो क्लास के अंदर ही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाएगी। अभी के लिए याद रख लो, ये अभी के लिए रट लो थोड़ा सा, कि भाई जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना उसके अंदर क्या मिलता है हमें, ग्रेनाइट। ठीक है, उसको ग्रेनाइट बोलते हैं, इसके अंदर सिलिका ज्यादा होता है। जबकि जो ओशनिक क्रस्ट है ना उसके, उसको हम बोलते हैं, ओशनिक क्रस्ट को बसाल्टिक, इसके अंदर सिलिका कम होता है। और जिसमें सिलिका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं कि सिलिका इतना ज्यादा था कि वो बेचारा बीमार पड़ गया, फेल्सिक। फेल्सिक, फेल्सिक का मतलब जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फेल्सिक। इसमें क्या है, इसमें सिलिका इज मोर। और जिसमें सिलिका कम होता है, सिलिका कम होगा, तो दैट इज नोन एज माफिक, सिलिका इज लेस। जस्ट अ सेकंड। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें सिलिका ज्यादा, अब है ना, तो फेल्सिक क्या है ये समझ लो अब। फेल्सिक मतलब फ्लेट्सपर और सिलिका जिसके अंदर होता है, रिच इन सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लाइट कलर का होता है, लेस डेंस होता है, डेंसिटी इसकी कम होगी, लाइट कलर का होगा, राइट। और एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट होगा। जबकि मैग्नीशियम जो होता है और फेरिक आयरन, ये ज्यादा होता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज माफिक। क्योंकि सिलिका कम होगा तो उसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कुछ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिलिका ही 65% तक तो सिलिका ही है। तो ये मैग्नीशियम और सिलिका, मैग्नीशियम आयरन इस तरह से आ नहीं पाएगा। माफिक के अंदर मैग्नीशियम आयरन भी आ जाएगा, रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, डार्क कलर, बोर डेंस, और बसाल्ट, इसको बसाल्टिक अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, रॉक्स विद मोर देन 65% ऑफ सिलिका आर कॉल्ड द फेल्सिक, दोस विच इज 55 से 65% सिलिका इज इंटरमीडिएट,
एंड दोस विद बिटवीन द 45 एंड 55% सिलिका और माफिक। ये आपको याद रखना है, फेल्सिक, इंटरमीडिएट और माफिक, इनका परसेंटेज। तो 45 से 50% तक सिलिका होता है। तो सिलिका इज मेजर मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रॉक, और वो उसकी पूरी की पूरी करेक्टरिस्टिक चेंज कर देगा। थोड़ा सा मैंने आपको इसको बताने की कोशिश करी है, सिलिका किस तरह से विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बताने, पर वो अभी बहुत छोटी चीज है, आगे चलकर हम पूरा का पूरा अंडरस्टैंड आपको करवाएंगे। अभी बताओ, ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो हम अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट, जितना हम पढ़ सकते थे। अब इस क्रस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, बट बिफोर दैट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलो, ये वाला क्वेश्चन सब सॉल्व करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें मैंने पूरा आपको नॉलेज नहीं दी, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से उसको मतलब नहीं, राइट, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। यूपीएससी में भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि थोड़ा बहुत और पता होता तो हो जाता, साहब बन जाता आपसे। अब ये समझो, आई होप सबने आंसर कर दिया, राइट, सभी बच्चे आंसर करें, जिसने भी नहीं करा है प्लीज आंसर कर दे। सब बच्चों के आंसर आने चाहिए। तुषार ने कर दिया, अंजलि, दीप ने कर दिया, फरिया, केतन, अंकिता, शुत्रा, कीर्ति सिन्हा, और नितेश, परविंदर, श्रुति, डॉली, आकांक्षा, तलवीन। मोटोरोला कौन है भाई? आई होप ये, क्या नाम है इसका, क्या नाम है आपका, बताना एक बार, चैट में लिख देना क्या नाम, राइट। चलो, ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंस, डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है साहब, हमने बताया था आपको, आयरन ज्यादा है, तो डेंसिटी तो वैसे ज्यादा होगी ना साहब इसकी, राइट। देन द, बट लेस थिक देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ओल्डर एंड मोर स्टेबल देन द ओशनिक क्रस्ट। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये इसको कैसे करो, तो वो थोड़ी सी नॉलेज दी, इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे अपन आगे चल के। पर अभी थोड़ी सी नॉलेज मैंने दी थी, विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको बताया था कि ये बांध के रखती है सब कुछ को, और जब भी प्लेट भिड़ेंगी तो डेंस वाला होगा वो अंदर चला जाएगा, उसके अंदर ही तो चेंज आएगा। तो ये तो हमेशा नई बनती रहती है, ये पढ़ोगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर। बट क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जिससे कि तुमको इन्फरेंस समझ में आए, कि कोई डायरेक्ट नॉलेज की जगह हम इन्फर करके कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो चीज समझ में आए। मेरा काम आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिसके अंदर आपको इन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा यूज करना है, वो तो डायरेक्टली भी पूछ रहे हैं इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, वो अपन भी करेंगे, लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, वो चीज हो। तो आपको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, जितनी भी छोटी मोटी नॉलेज है अभी अपने पास, जब अपन प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, ये प्लेट भिड़ेगी, ये होगी, टेंसर क्यों नीचे जाती है, ये सब चीजें, पर मैंने आपको एक आइडिया दिया इसका। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओशनिक क्रस्ट हमेशा चेंज होती रहती है, उसके अंदर नए नए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। ओशनिक क्रस्ट इज प्राइमरी ग्रेनिटिक, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ये तो बसाल्टिक है, वेयर इज उल्टा लिख दिया इसको, तो दिस इज रॉन्ग। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस लाइकली टू बी सबडक्टेड कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब भी बढ़ेगी ना, तो ये ओशनिक क्रस्ट जो डेंसिटी ज्यादा होगी ना जिसकी, उसके अंदर ही बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बात करूं, जैसे अभी तो आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा नहीं है, पर फिर भी सोच कर देखो, एक बहुत ही, अगर आप देखें, भारी चीज आ रही है, भारी डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, मान लो एक बहुत भारी ट्रेन आ रही है और एक बहुत हल्की सी ट्रेन आ रही है, दोनों आपस में भिड़ेगी, कौन सी ट्रेन ऊपर जाएगी? ये ए है और ये बी है, और कौन सी नीचे चल जाएगी, कौन सी नीचे घुस जाएगी, और कौन सी ऊपर चढ़ जाएगी? बताओ आपके हिसाब से कौन सी ऊपर चढ़ जाएगी, ये बता दो। सब दोनों कैसे बताएं, कौन सी ऊपर चढ़ेगी, ए या फिर बी?
हल्की वाली ऊपर चढ़ जाएगी ना, इतनी तेज से बढ़ेगी, ये ऊपर चढ़ जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। ऐसा ही प्लेट्स के साथ होता है, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना, वो जब भिड़ेगी ना तो वो सबलेट कर जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी। तो कौन सी है भारी इन दोनों में? विच वन इज हैवियर? बी इज हैवियर, है ना। और इन दोनों में नहीं, अगर हम देखें ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल के अंदर कौन सी भारी है, कौन सी डेंसिटी किसकी ज्यादा है? बताओ, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल के अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा? ओशनिक की। तो ओशनिक अंदर चली जाएगी ना बच्चों, ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जिससे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो। ठीक है, तो इस ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करो। अभी अभी पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मतलब यूपीएससी के। ठीक है, आज से पहले भी आ रहा था तो अपन को मुश्किल आ सकती थी इसके अंदर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ये वाला रॉन्ग है सर, फेल्सी कंटेन्स लेस सिलिका देन द माफिक, ये कंटेंट, ये गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही। बिल्कुल डेफिनेशन जो आपने बताई थी वैसी की वैसी डेफिनेशन इसमें पूछी गई, राइट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो, भाई 45 से 55 तक माफिक था। माफिक आएगा इसका आंसर, ये देखो, 45 से 55% माफिक है। इंटरमीडिएट नहीं आएगा। यही गलत कर दो, अभी कर दो तुम गलत, एग्जाम में तो दूर की बात है। माफिक विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। कभी कभार क्या होता है, सारे बच्चे एक तरह से लगा रहे होते हैं ना, हमको लगता है हम भी आंसर इसी तरह से लगाते हैं, है ना, सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो सही होगा ऐसा करके। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते आपको क्योंकि पहली पहली क्लास है आपकी। अभी हम क्रस्ट तक ही आपको कंप्लीट रखते हैं, फिर अपन मेंटल और कोर अपन कल पढ़ लेंगे, और उसके आगे की चीजें पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें फिर और ज्यादा टेक्निकल चीज है, तो दिमाग थकेगा जबरदस्ती। तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे मेंस का, और एक क्वेश्चन देंगे हम, शीट तो अभी बन नहीं पाएगी, है ना, इन पे तो क्या शीट बनेगी अभी। अभी हम कल आपको शीट दे देंगे, एमसीक्यू शीट आपको कल मिल जाएगी, राइट। तो कल आपको मिल जाएगी, या फिर आज मैं डाल तो दूंगा, पर उसके अंदर दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा कर लेना, जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लीजिएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और आज हमने जो पढ़ा उसको अपन एक बार वापस से रिवाइज करेंगे अभी, है ना, जब भी आप सोने से पहले आप लोग रिवाइज करेंगे, और इसका होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि सबका मैंने टाइम टेबल बना दिया, जिस भी बच्चे का टाइम टेबल अभी तक नहीं बना है, राइट, उसका टाइम टेबल के लिए आप मेरे को कांटेक्ट, मतलब मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपका टाइम टेबल बना दूं। सभी बच्चे फॉर्म फिल कर देना, वो फॉर्म के थ्रू ही मैं आपका टाइम टेबल बना पाऊंगा, राइट। और मेच्योरिटी का तो मैंने टाइम टेबल बना कर दीजिए, कल मैंने यही काम करा था। तो फिर मिलते हैं बच्चों कल 8 बजे, है ना, 8 से 9:45। अब थोड़ा सा पहले दिन था ना तो क्लास ऊपर नीचे हुई है थोड़ी, है ना। 8 से 9:45 अब रहेगी हमेशा क्लास आपकी, इंटरनेशनल रिलेशंस की। और फिर अपन 5-6 मिनट के बाद ही, 5-6 मिनट के अंदर अपन एक तरह से क्या कर देंगे, इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो भी न्यूज़पेपर अपन को पढ़ना है वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर सर हम खरीदें क्या? न्यूज़पेपर मत खरीदो, मैं आपको न्यूज़पेपर रोज ग्रुप में डाल दिया करूंगा, है ना, सुबह 5 बजे दोनों न्यूज़पेपर ग्रुप में आपको डाल दूंगा, जैसे आता है ना 5 बजे के आसपास आ जाता है, ठीक। तो दोनों न्यूज़पेपर आपके ग्रुप में आ जाएंगे, तो आप उनके थ्रू पढ़ लेना, जो जो एडिटोरियल मैं बता रहा हूँ अभी वही पढ़ना, क्योंकि अपना इनिशियल स्टेज है। देखो आपने पहले से पढ़ रखी चीजें, आई नो दैट, बट धीरे 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 न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहे थे ना पहले से, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे थे ना पहले से, एमसीक्यूज तो नहीं कर रहे थे ना सॉल्व पहले से। आज की क्लास में भी कुछ ऐसी बातें थी ना जो आपको पहले से नहीं पता थी, 4 साल से पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? आज की क्लास में भी अगर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता आपसे पहले ही, तो आप नहीं आंसर कर पाते।
तो डोंट थिंक लाइक दैट कि एक फाउंडेशन बैच है, नहीं भाई, ठीक है, फाउंडेशन बैच तो है, बट इसके अंदर एक सिलेक्शन बैच है, ये अगर आप बोलो ना तो दैट विल बी द मोर बेटर, है ना, इसीलिए इसका दा सिलेक्शन बैच है। तो इसमें होगा तो बिल्कुल बेसिक से, पर किस तरह से लेकर जाना है, किस तरह से ये करना है, तो अब आपको थोड़ा बहुत थोड़े दिनों में आपको लगेगा साहब अभी तक जो पढ़े थे वो तो ऐसे ही पढ़े थे, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो सही हुआ। आप खुद को आपको फील आ जाएगी कि अभी तक जो पढ़ रहे थे उस डायमेंशन में पढ़ ही नहीं रहे थे, जिस डायमेंशन में यूपीएससी पूछा है, जिस डायमेंशन में क्वेश्चन बन रहे हैं, पता नहीं कैसा ही कंटेंट हम पढ़ रहे थे। तो खुद तुम रियलाइज करोगे, 1 महीने बाद में तुम सबसे पूछूंगा खुद कि क्या तुम काबिल थे सिलेक्शन के। समझ में आ रहा है? अब हम इसके अंदर बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत समय हमारे पास, और हम स्टार्टिंग से ही इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। पिछले बार प्रीलिम्स सिलेक्शन बैच में ये दिक्कत आ गई थी, एंशिएंट मिडिवल ये सब चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा पाया था, वहां पे थोड़ा सा लैग कर गए थे अपन। प्लस बट जहां से भी पढ़ाए थे वहां से क्वेश्चन भर भर के आए थे, ऐसा नहीं था कि नहीं आए क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, या तो उसने पूछा ही नहीं सब्जेक्ट, जब अगर उसने सब्जेक्ट पूछा है तो उसमें से क्वेश्चन आए थे, राइट। तो इस बार तो भाई हमको कहीं पे भी कसर नहीं छोड़नी। और प्रीलिम्स, अगर पिछले साल आपके माइंड में एक चीज ये भी तो थी, आप याद करो आपके माइंड में अप्रैल मई के टाइम पर आपके दिमाग में ये चल रहा था, यार अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया तो मेंस का क्या करेंगे, ये तो था ना आपके दिमाग में। तो उस स्टेज पे वापस आ पाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम उस स्टेज पे आपको आने ही नहीं देंगे। आप दिसंबर के बाद आप पता है क्या सोचेंगे, सर अब प्रीलिम्स करा दो, मेंस हो गया बहुत, मेंस तो सर हम कर देंगे क्लियर, आंसर राइटिंग सर हो गई है बिल्कुल अच्छे से, अब हम कर देंगे क्लियर, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और अभी भी हम प्रीलिम्स तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, अभी भी एमसीक्यूज तो करा ही रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन करा हुई चीज है। आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा, एक मिनिमम लेवल का तो रखना पड़ेगा, एक फेथ रखना पड़ेगा। कई बच्चे हैं जो मेरे को पुराने से जानता है, कई बच्चे हैं जो नए हैं, तो नए को फेथ ट्रस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से समय लो यार, करना है कोर्स करना, फिर बाद में नहीं करना है नहीं करना। पर जब तक ट्रस्ट ना हो जाए कि हाँ ये टीचर हमको ले जाएगा यूपीएससी की क्लियर करवाने की साइड, जब तक ट्रस्ट ना हो जाए तब तक इस बैच को ज्वाइन मत करना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मैं दूंगा, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, पुराने बच्चों ने तो खुद ने मेरे को बोला है कि सर ये कोर्स स्टार्ट करो, आप कॉम्प्रहेंसिव बैच पढ़ाओ, सभी बच्चों ने बोला है ऑलमोस्ट, ठीक है। जब मैंने पूछा कि भाई मेरे को क्या करना है, तो आप ये देखो, एक तो ये भी देखो कि जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो खुद, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, वो इंस्टीट्यूट में आप वापस जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। हमारे बच्चे हैं तो यही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यही हमारा ट्रस्ट है, कि स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई अगर कोई यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन करा सकता है, तो और इंस्टीट्यूट हम देख चुके हैं, लाखों लाखों, लाख 2 लाख रुपए भी खर्च कर चुके हैं बच्चे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जिनको पहली बार मिल गया ना, तो वो तो बहुत सही डायरेक्शन में चले गए, नहीं तो कई लोग लुट पिट कर फिर आए। समझ रहे? कई बच्चे बहुत बर्बाद होकर आए यहाँ पर, मेरे को बताते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है यार अब इनसे क्या फीस मांगू, कैसे मांगू, क्या करूं, तो फिर उनको बोलता हूँ भाई आराम से देना, थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में देना, बिकॉज अपना बैच क्योंकि छोटा है तो फीस नहीं ले ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट, कि डिस्काउंट दे दे ऐसा भी नहीं हो सकता। बट जितना मैक्सिमम स्टूडेंट के हिसाब से जो होता है कि आप आराम से फ्लेक्सिबल है कि आप करा दो आराम से, जो भी ट्रस्टवर्दी स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जुड़े हैं यहाँ पर तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, जैसे अभी 1 साल के अंदर आपके जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।